नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं शिल्पी आप सबका संकल्प से सफलता के इस यूट्यूब चैनल पर फिर से एक बार स्वागत करती हूँ। जब किताबें नहीं थी तब दीवारें बोलती थी, और जब कलम नहीं था तब रंग इतिहास लिखते थे। भारत सिर्फ मंदिरों और ग्रंथों की भूमि नहीं है, मैं आपको बता दूं, भारत लोक कला और लोक जीवन की जीवित सभ्यता है। मधुबनी की दीवारों से लेकर ओडिशा के पट्टचित्र, कोलकाता की काली घाट पेंटिंग हो, या फिर आंध्र की कलमकारी और महाराष्ट्र की वारली पेंटिंग हो, हर कला सिर्फ सुंदर चित्र नहीं है, बल्कि समाज, संस्कृति और सोच का एक आईना है। और याद रखिए, यूपीएससी और स्टेट पीसीएस में इंडियन आर्ट एंड कल्चर श्योर शॉर्ट क्वेश्चंस पूछता है। और आज हम इसी कड़ी में आगे चलेंगे। बाकी चीज़ों को, जैसे हमने बाकी चित्रकला के चैप्टर्स को समझा है, उसी प्रकार से आज हम यहाँ पर संकल्प से सफलता के साथ भारत की लोक चित्रकला को एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आसान और रोचक तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। लेक्चर नंबर 15, लोक चित्रकला। इससे पहले के लेक्चर आ चुके हैं संकल्प से सफलता के यूट्यूब चैनल पर, जाके देख लीजिए, पूरा प्लेलिस्ट पड़ा हुआ है। और भी कई सारे इनिशिएटिव्स जो है लाए जा रहे हैं और कंटिन्यू निरंतर बने हुए हैं। देखिए, हमारे देश में हम सब जानते हैं, बहुत प्राचीन समय से जो एक कला की पद्धति है उसको निरंतर कैरी फॉरवर्ड करते हुए आज भी, चाहे वो प्राचीन समय का हो, चाहे मध्यकाल हो, मध्य समय का भारत हो, चाहे आधुनिक समय का भारत हो, बदलते हुए भारत के समय में जो हमारा एक ज्ञान था वो परंपरागत रूप से समय के अनुसार आगे बढ़ता चला जा रहा है, कैरी फॉरवर्ड हो रहा है। पीढ़ी दर पीढ़ी वो सामग्रियां जो इस चित्रकला को बनाने में इस्तेमाल होती थी, उसका आज भी हम भरपूर तरीके से उपयोग करते हैं। न केवल हम, बल्कि हमसे मिलने वाले लोग, जो बाहरी व्यवसायी आए अलग अलग देशों से, उन्होंने भी इस ज्ञान को लिया। और चाहे वो वास्तुकला के रूप में हो, चाहे वो चित्रकला के रूप में हो, चाहे वो मूर्ति कला के रूप में हो, हर रूप में उसको ढालने का अपने अनुसार प्रयास किया। हमने भी कुछ ऐसा ही किया। अब इस खंड में हम चित्रकला से संबंधित कुछ लोक कलाओं, जो फोक जो पेंटिंग्स हैं, उनको हम पढ़ेंगे यहाँ पर। जैसे कि मधुबनी पेंटिंग, ठीक है, और पट्टचित्र, कालीघाट चित्रकला, कलमकारी, वारली चित्रकला। आइए इनको एक एक करके शुरू करते हैं। मधुबनी पेंटिंग हम सब जानते हैं कि ये मिथिला क्षेत्र से संबंध रखती है और विदेह राज्य में, जहाँ पर सीता माता का जो जन्म स्थान है, उससे संबंधित है ये। और ज़्यादातर आप देखेंगे ये जो चित्रकला है, जो मिथिला की ये चित्रकला है, मधुबनी पेंटिंग, वो मोस्टली आप देखेंगे घर की जो महिलाएं होती हैं उनके द्वारा कच्ची दीवारों पर बनाकर जो है पेंटिंग की जाती है। बहुत अच्छे प्राकृतिक रंगों के साथ घिचे घिचे कलर्स में इसको बनाया जाता है। बहुत घनी पेंटिंग्स बनाई जाती हैं, बहुत घनी घनी सी पेड़ पौधे, पत्तियाँ, ये सब चीज़ों को उसमें दर्शाया जाता है। और शादी जैसे शुभ अवसरों पर इसका ज्यादा जो है बनाने का कल्चर है। राजकुमारी सीता और भगवान राम के विवाह के दौरान से ही इस कल्चर को, इस पेंटिंग की जो है शुरुआत हुई थी। और ये चित्रकला अपनी चमकीले रंगों के लिए बहुत ज्यादा जानी जाती है और 3 भागों में बांटकर इसको पढ़ा जा सकता है। जैसे केंद्रीय और बाहरी आंगन में बनाई जाती है। घर का पूर्वी हिस्सा जो होता है, जहाँ पर कुल देवी स्थापित होती है, आमतौर पर काली जी, उनकी पूजा के स्थान पर इनको बनाया जाता है। घर का दक्षिणी कक्ष, जिसको हम सबसे महत्वपूर्ण देवी देवताओं की प्रतिमाएं रखी होती हैं, वहां पर भी इस कला को जो है उकेरा जाता है। बाहरी आंगन में प्राय जो है हथियारधारी देवता हो गए, पशु हो गए, दैनिक जीवन के दृश्य, जैसे पानी के घड़े उठाती महिला, यानी कि उनकी सामाजिक जीवन को पूरी तरीके से पेंटिंग्स के द्वारा इसको समझाने का प्रयास किया जाता है। कुछ इस प्रकार से होती है, ठीक है। और ये जो है आंतरिक बरामदे में, जहाँ पारिवारिक देव स्थान होता है, वहां पर इसको बनाया जाता है, ठीक है। इस प्रकार की पेंटिंग देखिए कितनी घची हुई है, भरी भरी सी है, कहीं पर भी कोई अतिरिक्त स्थान आपको खाली नहीं मिल रहा होगा, ठीक है। हाल के समय में ये चित्रकलाएं अब दीवार पर ना बन के अब ये कपड़ों पर, ताड़ पेट के पत्रों पर, ठीक है, कागज पर, घड़ों पर बनने लगी है और मुख्य रूप से व्यवसायिक उद्देश्य के लिए इसको बनाया जाने लगा है। सबसे सुंदर और रंगीन चित्रण जो है वो कोहबर घर होता है। कोहबर घर मतलब विवाह कक्ष में इसको बनाया जाता है। यहाँ कमल के फूल, जिसको कोहबर कहते हैं, और उसका भव्य चित्रण बनाया जाता है, जिसमें तांत्रिक और प्रतीकात्मक अर्थ निहित होते हैं। साथ ही देवी देवताओं के चित्र भी इस चित्रकला में बनाए जाते हैं, ठीक है। खाली स्थान छोड़ना इनको ज्यादातर पसंद नहीं होता है, इन कलाकारों को, जो मिथिला के कलाकार होते हैं। साथ में फूल पत्ते, यानी कि प्रकृति के चित्रों का वर्णन यहाँ पर चित्रों को बनाते हैं, चाहे वो मछली हो, सांप हो, सूर्य हो, चंद्रमा, जैसे प्राकृतिक तत्वों को एक ही जगह के समेकित करके रख दिया हो। उसमें प्रेम दिखता है, उर्वरता को दर्शाते हैं, अनंतता को, समृद्धि को, कल्याण का प्रतीक मानते हैं। अब ये जो महिलाएं हैं, ये किस प्रकार से इन चित्रों को बनाती हैं, तो ये बांस की तीलियों का प्रयोग करती हैं। बांस की तीली एक लेती है, जिनके सिरहाने पर
कपास की या फिर चावल की भूसी या रेशा जो है बांधा जाता है और उसको पेंट में डुबोकर और उससे चित्रण जो है बनाया जाता है। प्राकृतिक और खनिज पदार्थों का प्रयोग करके कलर का जो है मिश्रण तैयार किया जाता है। पेस्ट जैसे फलसा और कुसुम के फूल को पीस कर, बेल के पत्ते हो, काजल हो, हल्दी हो, इन सबको पीस कर प्राकृतिक रंगों का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक वैसे ही जैसे हमने देखेंगे प्राचीन समय पे, जैसे हड़प्पा समय पे देखा हमने, या फिर भीमबेटका की गुफाओं के अंतर्गत हमने देखा किस प्रकार से भित्ति चित्रों को किया जाता था, वहां भी प्राकृतिक रंगों का प्रयोग किया जाता था। ठीक है। अब यहाँ पर कह रहे हैं पट्टचित्र। दूसरा है उड़ीसा राज्य की लोक चित्रकला बहुत प्रसिद्ध है। इसकी भी अपनी कुछ विशेषताएं। इसकी विशेषता क्या है कि ये कपड़े के एक टुकड़े, पट्ट पर कपड़े के एक टुकड़े पर बनाई जाती चित्रकला है। ये जो कला रूप है ये श्री जगन्नाथ संप्रदाय पुरी के मंदिर परंपराओं से गहराई से जुड़ी हुई है और 12वीं शताब्दी में इसकी उत्पत्ति हुई थी। इसके आसपास इस कला में दर्शाए जाने वाले कुछ लोकप्रिय विषय हैं जो इसके इर्द गिर्द घूमते हैं। इसी के इर्द गिर्द पूरी कला ये घूमती है। जैसे कि थियाबादिया, ये क्या है, भगवान जगन्नाथ मंदिर का चित्रण उसमें करना। कृष्ण लीला यानी कि भगवान जगन्नाथ को बाल कृष्ण के रूप में उनकी लीलाओं, उनकी शक्तियों का प्रदर्शन करते हुए दिखाना। दशावतार पट्टी यानी कि भगवान विष्णु के 10 अवतारों का चित्रण उस पट्टी पे करना। पंचमुखी यानी कि भगवान गणेश को 5 मुखों वाले देवता के रूप में दर्शाना। और इनकी पेंटिंग कुछ इस प्रकार से होती है। इनकी बड़ी बड़ी आंखें, या तो नुकीली आंखें होंगी या बड़ी बड़ी आंखें, इनकी फेस को जो है ज्यादा हाईलाइट किया जाता है। ठीक है। और यहाँ पर इस चित्रकला में जो अधिकांश सामग्री है वो भी प्राकृतिक पदार्थों का यूज करके ही की जाती है। ये जो शैली है चित्रकला ये वाली, ये बहुत अनुशासित है। अनुशासित कहने का क्या मतलब, इसमें कुछ निश्चित नियम होते हैं, उनकी सीमाएं होती हैं। चित्र के चारों ओर फूलों की सजावट से बॉर्डर बनाया जाता है। ये बहुत कंपलसरी है, इसमें करना ही करना होता है। ठीक है। प्राकृतिक रंगों का प्रयोग, ये बहुत कंपलसरी चीजें हैं जो इस चित्रकला में आपको नियामक रूप से मिलेंगी। चित्रों का प्राय जो साइड प्रोफाइल है, पार्श्व दृश्य, उसमें बनाया जाता है। आंखें लंबी, खिंची हुई या चौड़ी होती हैं। ठीक है। गहरे और ठोस रंगों के प्रयोग से चित्रों में तीव्र भावनात्मक अभिव्यक्ति जो है अत्यंत सूक्ष्म विवरणों के साथ जो है उभर कर सामने हमें दिखाई देती है। ठीक है। इसका अब क्या हुआ, अब समय के साथ साथ देखिए जब हम डेवलप होते हैं, विकास होता है, तो हमारे इर्द गिर्द जो चीजें होती हैं या फिर जो चित्रकला है, जो कलाकारी है, उसमें भी नई चीजें ऐड ऑन होती हैं, है ना। पुरानी चीजों के साथ जो हम कैरी फॉरवर्ड करें, उसमें नए युग के बदलते हुए समय की चीजों को भी उसमें जोड़ते हैं नए तरीके से। तो क्या कह रहे हैं, इस कला में विकास और परिवर्तन भी हुआ। चित्रकारों ने अब क्या किया है, इस कला को ताड़ के पत्तों पर, तसर रेशम पर, दीवार सजाने की वॉल हैंगिंग जैसी चीजों पर भी बनाना शुरू कर दिया। अब किसी का दायरा सीमित नहीं रखा है, अब उसको ब्रॉड कर दिया है दायरे को। ठीक है। अब यहाँ पर कालीघाट चित्रकला क्या कहता है, ये चित्रकला की उत्पत्ति 19वीं शताब्दी में पश्चिम बंगाल, भारत, कालीघाट जो काली मंदिर है उसके इर्द गिर्द का जो है कैलकाटा के आसपास हुई थी बेसिकली। ठीक है। इसमें स्टार्टिंग में कालीघाट चित्रकला में हिंदू देवी देवताओं और पौराणिक पात्रों का चित्रण किया गया है, लेकिन बाद में इसमें दैनिक जीवन की बहुत सारे विषयों को भी शामिल किया गया। इस कला शैली में चैतन्य महाप्रभु के जीवन से संबंधित चित्रण भी काफी प्रचलित है। तो पीटी के लिहाज से ये सारी चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। ठीक है। पीटी के लिहाज से समकालीन घटनाएं, जैसे उस समय की जो घटनाएं होती थी, जैसे कुछ अपराध है, सामाजिक घटनाएं, उनको भी इसी चित्रकला के माध्यम से समझाने का प्रयास किया जाता था। अब चाहे इसमें रानी लक्ष्मीबाई जैसे ऐतिहासिक हस्तियां हों, करबला के इमाम हुसैन के प्रसिद्ध घोड़े जिसको दुलदुल जैसे पात्रों का चित्रण हो, वो भी इसके माध्यम से दर्शाया गया। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन हो, सेक्युलर जैसे विषय हो, व्यक्तित्व हो, उनको भी इसी कालीघाट जो चित्रकला है उसके माध्यम से पूरी पेंटिंग में पूरी कहानी को घेरा गया। देखिए पेंटिंग्स क्या है, शब्दहीन विषय है, मतलब जिसमें शब्दों का प्रयोग नहीं हुआ, मौक है, लेकिन उस मूकता में भी अपनी एक कहानी को दर्शा दे, पेंटिंग उस तरीके की होती है। तो यहाँ पर वही चीज कही जा रही है। ठीक है। कुछ इस प्रकार से आप देख सकते हैं। अब इसके बाद इस चित्रकला की शैली के कुछ मुख्य विशेषता है कि इसमें मिल पेपर यानी कि कारखानों में जो बना कागज है उस पर वाटर कलर का प्रयोग करके इसको बनाया जाता है। इनके जो ब्रश होते हैं वो किससे बनाए जाते हैं, बछड़े और गिलहरी के बालों से, यानी कि ब्रश के आगे के जो हेयर्स होते हैं ना, वो बछड़े और गिलहरी के बालों से बनाया जाता है। ये सरल चित्र और रेखांकन जिसे लिथोग्राफी के माध्यम से आसानी से दोहराया जा सकता है। जो प्रेजेंट टाइम में जो आधुनिक कलाकार हैं उनको बहुत ज्यादा प्रभावित करती है कला, जिसमें जिमनी रॉय जैसे कलाकार, प्रसिद्ध कलाकार इसमें शामिल हैं। ठीक है। अब है कलमकारी। कलमकारी ये जो है, कलमकारी थोड़ा सा लग रहा है ना, हाथ से बनाई गई ब्लॉक या प्रिंट से की गई सूती वस्त्र कला है, जिसका प्रोडक्शन आप देखेंगे कि ईरान से इस्फहान और भारत के आंध्र प्रदेश राज्य में इसका किया जाता है। ठीक है। कलमकारी में केवल
प्राकृतिक रंगों का उपयोग किया जाता है और इसकी पूरी प्रक्रिया जो है लगभग 23 चरण होते हैं, 23 स्टेजेस में इसको बनाया जाता है। डिजाइन की बाहरी रेखाएं जो है बनाने के लिए कलाकार बांस या खजूर की लकड़ी की कलम का प्रयोग करते हैं, जिससे एक सिरे पर बारीक बालों का गुच्छा होता है। और ये जो ब्रश होता है ना, यहाँ पर किस तरीके से बनाया जाता है, ब्रश का पेन तरीके से जो है पेन के रूप में ये ब्रश बनाया जाता है। अब ये कलमकारी कला की दो प्रमुख शैलियां हमें देखने को मिली है, एक है श्रीकालहस्ती शैली, एक है मछलीपट्टनम शैली। ठीक है, ये दो याद रखना है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट है उसको दिखा रहे हैं। इस कला शैली में मुख्यतः मंदिर के इर्द गिर्द, ये जो कला शैली मंदिर के इर्द गिर्द हुई है, धार्मिक पहचान को दर्शाने के उद्देश्य से इसको बनाया गया है। इस शैली में चित्रित जो कलाएं हैं वो स्क्रॉल चित्र, मंदिरों की साज सज्जा, पट्टिकाओं, रथों, झंडों और देवी देवताओं के चित्र, हिंदू महाकाव्य जैसे रामायण, महाभारत, वेद, जो पुराण है उनके दृश्यों को आधारित इस पर बनाया गया है। और अगर इसको इस चित्रकला को पहचान दिलाने की अगर जिसका श्रेय इनको जाता है वो है कमला देवी चट्टोपाध्याय, इनको जाता है, जिन्होंने अखिल भारतीय हस्तशिल्प बोर्ड, ऑल इंडिया हैंडीक्राफ्ट बोर्ड की पहली अध्यक्ष के रूप में इस कला को वहां पर लोकप्रिय बनाया था। ठीक है, इसके बाद वारली चित्रकला, आज की अंतिम चित्रकला आपकी है वारली चित्रकला। ये वारली जनजातियों के द्वारा बनाया गया, स्पेसिफिकली उत्तर सह्याद्री पर्वत श्रृंखला के पास ये शेड्यूल्ड ट्राइब्स रहते हैं, उनके द्वारा इस कला के बारे में पता चला, जहां पर विवाहित महिलाएं वारली चित्रकला को केंद्रीय भूमिका के तौर पर इसको बनाती हैं, विशेष अवसरों पर चिन्हित करती हैं, चौक का इस्तेमाल करती है। अभी चौक ज्यादातर आप देखेंगे कि चावल को भिगोकर फिर पीस कर जो है बनाए जाते थे। ज्यादातर हमने देखा होगा कि अपनी मम्मियों को हमने देखा होगा कि जब वो करवा चौथ होता है ना, उस पे इस प्रकार से कुछ क्रिएट करती हैं, तो पूरा ये उसी रॉ से बनाया गया है। ठीक है, चौक चित्रकला ज्यादातर विवाह, उर्वरता, फसल बुआई के नए मौसम से जुड़े अनुष्ठानों से गहराई से संबंधित है। ये अन्य देवी कंसारी का प्रतीक माना जाता है। चौक चित्रकला में प्रमुख रूप से मातृ देवी पालाघाट का चित्रण होता है, जिन्हें उर्वरता की देवी के रूप में भी माना जाता है। ठीक है, अन्य देवी कौर्ण देवी कहते हैं इनको। ये छोटे वर्गाकार फ्रेम के भीतर इनको दर्शाया जाता है और बाहरी किनारे जो इसके होते हैं, बाहरी किनारों पर नुकीले चेराव वी आकार की सजावट की जाती है, हरियाली देवी भी इनको कहा जाता है। इसके बाद पालाघाट की जो केंद्रीय आकृति, बीच की जो आकृति होती है उसके चारों ओर दैनिक, जैसे कि बीच में जो पर्टिकुलर जो बना है वो तो बना ही है, उसके चारों ओर फिर दैनिक जीवन के दृश्य बनाए जाते हैं, जैसे शिकार हो, मछली पकड़ना हो, खेती है, नृत्य है, पशुओं से जुड़ी पौराणिक कथाएं, मतलब उनकी आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक स्थितियों को, बेसिकली सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों को जो है चित्रों के माध्यम से दर्शाने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं सेंटर में जो भी हो, लेकिन उसके इर्द गिर्द देखिए उसी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक चीजों को, जैसे सिंगिंग हो गया, कभी कुछ है, मतलब अपने तरीके से गेहूं छान रहा है कोई, मतलब पूरी सामाजिक परिस्थितियों को अपनी दर्शाने का प्रयास करते हैं। ये चित्र परंपरागत रूप से चावल के आटे से, वही चावल को पीस कर मिट्टी के रंग की दीवारों पर इनको उकेरा जाता है। ये चित्रों में बहुत ही मूलभूत ज्यामितीय आकार आकृतियों का प्रयोग किया जाता है, जैसे कि वृत्त का, त्रिकोण का, वर्ग का। अब वृत्त ये सूर्य का प्रतीक माना जाता है, चंद्रमा का। ठीक है, त्रिभुज पर्वतों का और शंकुकार वृक्षों को दर्शाता है, त्रिभुज। ये सरल और प्रतीकात्मक दीवार चित्र होते हैं। कुछ कुछ आप देखेंगे तो जैसे मैंने बताया था भीमबेटका की गुफा में तीर चलाते हुए, शिकार करते हुए, इस तरह से तीरों के माध्यम से पूरा चित्रों का वर्णन किया गया है, कुछ उसी प्रकार से हल्का हल्का मिलता हुआ। क्योंकि देखिए पुरानी शैली, पुरानी पद्धति कभी पूरी तरह से समाप्त नहीं होती। स्पेशली अगर मैं बात करूं शेड्यूल्ड ट्राइब्स में, तो इस प्रकार की जो नॉलेज, इस प्रकार की जो परंपरागत रूप से जो ज्ञान उनके पास है वो बहुत आगे लेके जाते हैं, और सरकार उसको उनको निरीक्षण, उनका जो है संरक्षण देने के लिए काफी हद तक कई प्रयास, कई ऐप इस तरह के ला रही है, कई सारे चीजों का संरक्षण इनको प्रोवाइड करा रही है, ताकि ये जो परंपरागत ज्ञान है विलीन ना हो जाए, विलुप्त प्राय ना हो जाए। ठीक है, तो फिलहाल के लिए ट्यूसडे और सैटरडे शाम को 6 बजे आर्ट एंड कल्चर की क्लासेस मेरे द्वारा पढ़ाई जाती हैं। मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे शाम को 6 बजे PYQs आपको यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए कराए जा रहे हैं। वहीं आपका सैटरडे को, संडे को हमने शिफ्ट कर दिया इस प्रोग्राम को, संडे सुबह 10 बजे आपको मिलेगा वीकली करंट अफेयर्स, जो यूपीएससी या फिर स्टेट पीसीएस 2026 प्रीलिम्स के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ साथ संडे को शाम को ही 7 बजे हम देते हैं वीकली मैपिंग बेस्ड करंट अफेयर्स, जिसमें पूरे हफ्ते का जो भी मैप में करंट अफेयर्स रहा होगा उसको मैप के साथ लोकेट करके पूरा समझाते हैं, क्योंकि यूपीएससी और स्टेट पीसीएस में ऐसे प्रश्न कई बार पूछे जाते हैं, तो 2026 को टारगेट करते हुए बनाए गए प्रोग्राम है। और डेली जियो पॉलिटिकल के टॉपिक्स आते हैं, शॉर्ट सीरीज आती है, उसको जरूर देखिए, इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करे बिना बिल्कुल मत जाइएगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो को यहाँ समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।